हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का जो सेशन है वो जनरल साइंस का एक ज़बरदस्त सेशन होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी आप आने वाली हैं उन सब में काम आने वाला है। तो इस पूरे सेशन को पूरा ध्यान से देखना। मैं ये कहूँगा कि हर एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से पढ़िए कि आप फ्यूचर में आप बार बार ना पढ़ना पड़े। देखिए, ज़्यादातर आपने अपनी तैयारी के दौरान ये देखा होगा कि हम एक ही तैयारी लगातार करते रहते हैं। इससे अच्छा है कि हम अगर एक बार पूरे फोकस के साथ चीज़ों को कवर करें तो शायद हमें इन चीज़ों की दोबारा आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को कवर करूंगा। तो चलिए जनरल साइंस के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज आपके सामने है। क्या है? मूत्र का पीला रंग इनमें से किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, रुधिर के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण या बाइल यानी जिसको आप पित्त कहते हैं उसके कारण? किसके कारण होगा? राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका? देखिए, जो मूत्र का जो येलो कलर हो जाता है, जो पीला कलर होता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है यूरोक्रोम। क्या है? यूरोक्रोम इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। जब ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। और अगर ब्लड की जब बात करते हैं तो एक तो देखते हैं सबसे ज्यादा ब्लड कौन सा पाया जाता है? ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव पाया जाता है। अगर मैं इसके अलावा और बात करूं तो जो ओ है वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको अपना ब्लड दे सकता है। ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसेप्टर है, यानी सबसे अपना ब्लड ग्रहण कर सकते हैं जो भी ए बी जो ग्रुप के लोग होते हैं। अगला प्रश्न आप सबके लिए है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CaCl, OCl, CaOCl2, CaOCl या CaOOCl? तो क्या होगा? CaOCl2। देखिए, फॉर्मूलाज की जब हम बात करते हैं तो पूरा मैं कहूंगा कि देखो, लिमिटेड केमिस्ट्री का नाम ही क्या है? फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। और अगर आपने इन पे फोकस नहीं किया तो समझिए केमिस्ट्री आपके हाथ से छूट रही है। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो रेशियो होता है वो ज्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस ना करें। थोड़े बहुत एमसीक्यूज और कहीं ना कहीं ये हमारी रूटीन लाइफ जो डेली दिनचर्या होती है उससे भी जुड़े हुए रहते हैं। चलिए, सभी लोगों को कमेंट में आंसर जरूर बताना है ना। कमेंट में बताने से क्या होगा? एक तो मुझे ये पता लगता है कि आपकी कनेक्टिविटी मेरे साथ कितने हैं, वरना क्या होगा? लगातार देखते रहने से आपका फोकस छूट जाता है। इसलिए कमेंट जरूर करते रहें। ठीक है। एल्बो जॉइंट जो होते हैं वो किस प्रकार के जॉइंट हैं? पाइवट, बॉल एंड सिकेट्स, ग्लाइकाडिन जॉइंट या हिंज? बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 यानी हिंज जॉइंट होते हैं। क्या है? एल्बो जॉइंट किस प्रकार का? हिंज प्रकार का जॉइंट है। अगला प्रश्न आप सबके लिए है, फाउंटेन पेन डायरेक्ट है? देखिए, एक तो ध्यान रखना, बायोलॉजी में जो ब्रांच का एमसीक्यू होता है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सिंगल क्वेश्चन हर बार आता है। एक डिस्कवरी से रिलेटेड है। ठीक है, डिस्कवरी से रिलेटेड तो डिस्कवरी या इन्वेंशन जो है उसके एमसीक्यूज बहुत बार पूछे जाते हैं। फिक्स है, आता ही आता है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी की बात करते हैं, उससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज आता है। एक केमिकल फॉर्मूला जो कि हमारी डेली रूटीन लाइफ है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। चलिए, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपके सामने वाटरमैन। चलिए नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या इनमें से किसके द्वारा की गई थी? हैनीमैन, हार्वे, चरक या वैक्समैन? क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल ध्यान रखना, जब हम ब्लड के सर्कुलेशन सिस्टम की बात करते हैं, ब्लड परिवहन जो रुधिर परिवहन तंत्र जो है उसका विलियम हार्वे, पूरा नाम क्या है? विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखिए, ब्लड क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, इसलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत रखा गया है। और ये तभी हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, प्राकृतिक चरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो जो प्राकृतिक चयन है उसका जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन ने। देखिए, ज्यादातर लोगों को यहां पर कंफ्यूजन होता है। ध्यान रखना, चार्ल्स डार्विन इज द राइट आंसर। इसका बिल्कुल सही आंसर है। कल मैंने आपको जब एक एमसीक्यू पढ़ाया था मलेरिया, इससे रिलेटेड 2 है मलेरिया के डिजीज के बारे में,
है ना, किसने बताया था? आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मलेरिया रोग से संबंधित वैज्ञानिक का नाम लिखना है आपको, ठीक है। और मैंने आपको एक एंटीबायोटिक के बारे में बताया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक इंफॉर्मेशन जरूर देता हूं कि मलेरिया के जिस साइंटिस्ट की बात करें, जब उनको नोबेल प्राइज दिया गया था उस समय वो भारत में थे, भारत में अपना रिसर्च कर रहे थे। अंधों को पढ़ने की लिपि को क्या कहा जाता है? ये लिपि क्या कहलाती है? बहुत बेसिक है, सभी एग्जाम्स में बहुत पुराना एमसीक्यू लगातार पूछा जाता है। ब्रेल लिपि कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है किसके द्वारा? आयाम के द्वारा, आवर्ती के द्वारा, तरंग दैर्ध्य या चाल। अगर हम बात करते हैं साउंड की, साउंड के बारे में एक एमसीक्यू बहुत बार फिजिक्स में पूछा जाता है, ये फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक है। साउंड कैसी वेव है? और सबसे पहले एक बात ये भी कि वेव होती क्या है सर तरंग क्या होती है? वेव की डेफिनेशन भी बहुत बार पूछी जाती है। कोई भी माध्यम है, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, ठीक है, चाहे वो वैक्यूम हो, किसी भी माध्यम में, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर इन माध्यम में किसी तरह का विचलन, डिस्टरबेंस उत्पन्न हो तो वो क्या होता है? तरंग होती है। किसी भी माध्यम में डिस्टरबेंस यानी विचलन उत्पन्न होना ही क्या है? तरंग होता है, वेव होता है। अब साउंड कैसी वेव है? साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? बताइए, साउंड कैसी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल वेव, है ना। क्या होती है? अनुदैर्ध्य, ठीक है, यांत्रिक तरंगे होती हैं। ये हो गया। क्या एक एमसीक्यू और पूछा जाता है कि साउंड जो है, साउंड की बात करते हैं, साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर सकता? तो ध्यान रखना, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है निर्वात के बारे में कि निर्वात में गमन नहीं करता है। तो 2-3 तरह के एमसीक्यूज बनते हैं, वो आप फोकस रखेंगे। और ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्धारित होती है? आयाम पर निर्धारित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, सीड्स क्या है? देखिए सीड्स एक अचानक की जगह, अगर आपको, है ना, घातक की जगह अचानक मृत्यु रोग लिखा है तो भी आप इसका आंसर सही करेंगे। एक तरह का घातक मृत्यु रोग है, यानी अचानक मृत्यु रोग भी इसको कहते हैं, सीड्स। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या होगा? पित्त रस का कार्य क्या है? जो बिल जूस होता है उसका फंक्शन पूछा गया है कि बिल जूस का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। क्या ये प्रोटीन का पाचन करता है, डाइजेशन में मदद करता है, वसा का इमल्सीकरण करने में, हाइड्रोजन का पाचन करने में, या उपयुक्त में से सभी? कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें मैं बता देता हूं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक करिए। कार्बोहाइड्रेट्स की जब भी बात करते हैं तो ध्यान रखना, हमारी बॉडी में सबसे पहले जो जिस चीज का पाचन होता है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। यानी हम कोई चीज जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसका डाइजेशन यही मुंह में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पेट का बहुत लेट होता है। इसीलिए तो जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो किसका यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करते हैं, एक तरह के इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तत्काल ऊर्जा के लिए। किसके लिए? तत्काल ऊर्जा के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं। लेकिन बिल जूस की बात करते हैं तो बिल जूस का काम क्या है? वसा का इमल्सन करना, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें इसकी प्रोटीन की, तो प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एकलक इकाई क्या है, तो क्या हो गई? एमाइनो एसिड्स होता है। बहुत सारे एमाइनो एसिड्स मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लगभग 20 तरह के एमाइनो एसिड्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लगभग 20 एमाइनो एसिड्स मिलकर। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो एमाइनो एसिड्स हैं इनसे एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो 10 एमिनो एसिड्स होते हैं, इनमें से हम भोजन के साथ तो 10 ले लेते हैं। हम जब खाना खाते हैं लगभग 10 तरह के एमिनो एसिड्स हम भोजन के साथ ले लेते हैं, और 10 एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद बनाती है। इस तरह से प्रोटीन का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या होगा? किस तत्व की कमी से मनुष्य में एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाता है? बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस में पूछा गया है। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, एनीमिया जब भी बात करते हैं तो ब्लड की बात करते हैं, खून की कमी, तो इसका राइट आंसर होगा आयरन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। सोडियम कार्बोनेट का
व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा, नीला धोता, कास्टिक सोडा, सिंदूर। एक तो देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl सबको पता है। एक ये भी ध्यान रखना, इसको टेबल सोल्ट भी कहते हैं, टेबल सोल्ट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा किसको कहते हैं? ये भी बहुत पूछा जाता है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे का मैंने अभी बताया था, रक्त परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तब इसको याद करते हैं, अभी बताया था। लेकिन जब जेनेटिक कोड की बात करते हो तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना को, ठीक है, ऑप्शन बी। और ये इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। वैसे ही भारतीय हैं, लेकिन जब इनको एक तरह से इनकी जो नागरिकता है वो भारतीय नहीं थी जब इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? क्यों क्लोरीन के मिलाए जाने का कारण क्या है? क्योंकि क्लोरीन जो युक्त पानी है उसे रोग जो होते हैं, डिजीज के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। यानी ये वाटर प्यूरिफिकेशन में, जल के शुद्धिकरण में काम करते हैं, है ना। किसमें? जल के शुद्धिकरण में, वाटर के प्यूरिफिकेशन में काम करते हैं। क्लोरीन पानी में जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उनको नष्ट करने में मदद करता है, इसलिए वाटर प्यूरिफिकेशन में काम होता है। कई बार स्विमिंग जो पूल होते हैं उनमें भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है ताकि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है? बताइए। स्करी, विटामिन सी, है ना, बिल्कुल सही है। बेरी बेरी एनीमिया, ठीक है। ब्लड एनीमिया आपको पता है, आयरन अभी बताया था मैंने, ठीक है। बात करते हैं जब आयोडीन की कमी से, तो कई बार एडवर्टाइजमेंट भी आता है आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा ऐड, पुराने ऐड में जब आपने देखा होगा तो वहां पर यहाँ पर कुछ बच्चों के ये हिस्सा फूल जाता है। ये क्या है? घेंगा रोग, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ आपके लिए, दूध के दांतों की बात करते हैं तो बहुत बेसिक आंसर है, ये लगभग 16 साल की उम्र तक टूट जाते हैं। और ध्यान रखना, जीवन में दांत 2 बार आते हैं, ठीक है, दूध के दांत और परमानेंट दांत की बात करते हैं। अब ध्यान रखना, बहुत सारे MCQ इसमें पूछे जाते हैं, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है। एक ध्यान रखना, दांत की स्ट्रक्चर से रिलेटेड जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के MCQs पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, तब मैं आपको बताऊंगा। एक तरह से जैसे कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हार्ट से लेंगे, कुछ लीवर के MCQs बनते हैं, कुछ आईज के MCQ बनते हैं, कुछ ब्रेन के MCQ बनते हैं। इस तरह के MCQs बनेंगे तो मैं उनको साथ आपको साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट MCQ क्या है? दूध से दही जमने में कौन सा जीवाणु काम आते हैं? लैक्टोबैसिलस, एसिडोबैक्टस, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस या क्लोरोस्ट्रेटियम? बताइए। तो क्या होगा? दूध से दही जमना तो क्या है? लैक्टोबैसिलस। ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा ऐसा होता है। इनमें से कौन सा न तो तत्व है ना ही यौगिक, यानी ना तो कोई एलिमेंट है ना ही कोई कंपाउंड है। तो ध्यान रखना, एयर ये एक तरह का मिक्सचर है, मिश्रण है एक तरह का, है ना। मिश्रण भी 2 तरह के होते हैं, है ना, हेट्रो और होमोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस 2 तरह के होते हैं। वाटर आपको पता है H2O, है ना, बिल्कुल सही है। और ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड आपको पता है ना। इनमें से किसे भारी जल के रूप में जाना जाता है? भारी जल यानी D2O, ये फॉर्मूला याद रखना। साधारण जल यानी H2O, ये आपको पता है ना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O इसका राइट आंसर होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। चलिए नेक्स्ट क्या बनता है? इनमें से किसमें होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? यानी हवा का संचरण इनमें से किसमें नहीं हो सकता? तो ध्यान रखना, वाटर, ऑयल, एयर या इस्पात जब बात करते हैं तो ध्यान रखना ऑयल में नहीं होता इन सब में, है ना। जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो मैंने बताया था ध्वनि निर्वात में भी गमन नहीं करवाती है, वैक्यूम में भी कार्य नहीं करती है। वैक्यूम मैंने क्या बताया था? मान लीजिए ये रूम है आपके सामने, तो इसमें क्या है? ये बोर्ड है, सामने एक कैमरा है, एक लैपटॉप है, बहुत सारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखे हैं।
अगर मैं कहूँ इन सबको बाहर निकाल दीजिए और मैं भी बाहर चला जाऊं, तो क्या ये रूम वैक्यूम जैसी कंडीशन पैदा करता है? नहीं सर, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो फिर ये वैक्यूम कैसे नहीं बन पा रहा है? बेटा है, क्या है? एयर। अब इसमें क्या है? एयर है। अब अगर इस एयर को भी मैं बाहर निकाल दूं इस रूम से, तो शायद ये रूम क्या बन जाएगा? वैक्यूम जैसी कंडीशन पैदा करने लगेगा। ठीक है, और मैंने बताया था किस तरह की वेव है साउंड। चलिए, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए। इसके लिए विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, लगातार छोटे छोटे एमसीक्यूज का फायदा क्या है कि जनरल साइंस में 25 में से 25 आप कैसे लाएं, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि आपको लगातार, मैं, हरजोत मैम, प्रियंका मैम आपके लिए लगातार सेशंस ला रहे हैं ताकि आप जनरल साइंस में से 25 में से 25 गेन कर पाए। हमारा मेन टारगेट है पिछले कुछ सालों में जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुए हैं उन सबको कवर किया जाए, और उनमें से ऐसे प्रश्नों को, देखिए मैं आपको सिर्फ सारे ही ऐसे टफ क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको एक घबराहट होने लगेगी, यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था और अब एग्जाम टाइम आ गया है। ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। कुछ एमसीक्यूज मैं टफ ला रहा हूँ, कुछ मिडिल लेवल के ला रहा हूँ, कुछ इजी लेवल के ला रहा हूँ, ताकि आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर पाएं, आराम से चीज़ों को कनेक्ट कर पाएं। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।